अगर हम सोचें कि एक तरफ हमारे पास 1835 में बनी एक सैन्य संस्था है, एक ऐसी संस्था जो शायद भारत में पहली ट्रेन चलने से भी कई साल पहले बन गई थी। हाँ, काफी पुरानी बात है। सही में। और वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज भारत के खेतों के ऊपर बिल्कुल मॉडर्न हाईटेक ड्रोन्स उड़ रहे हैं जिन्हें गांव की महिलाएं चला रही हैं। बिल्कुल, एकदम अलग ही छवि है दोनों। और इन सबके बीच अगर हम खेलों की बात करें तो मुंबई के एक स्क्वॉश कोर्ट में खिलाड़ी सेकंड के 100वें हिस्से में जीत और हार के फैसले ले रहे हैं। हाँ। तो पहली नजर में लगता है कि इन खबरों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। हाँ, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये सब अलग अलग दुनिया की बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज के इस गहन चर्चा में यानी हमारे इस डीप डाइव में हम मार्च 2026 के इंडिया करंट अफेयर्स डाइजेस्ट से इन्हीं बिखरे हुए तारों को जोड़ने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर इस सब के पीछे की बड़ी कहानी क्या है। और सच बताऊं तो जब इन तारों को हम थोड़ा गहराई से जोड़ते हैं ना, तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो सिर्फ कुछ अलग अलग घटनाओं की नहीं होती। तो फिर किस चीज की होती है? एक बहुत बड़े पैटर्न की। एक ऐसा पैटर्न जहां पूरा देश कंट्रोल, स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी हर चीज के बेहतर और बिल्कुल सटीक इस्तेमाल की तरफ, चाहे वो टेक्निक हो, लोगों का स्वास्थ्य हो या फिर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अच्छा, तो चलिए इसी कंट्रोल और ऑप्टिमाइजेशन की बात से ही शुरू करते हैं। हाल ही में मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वॉश 2026 का बड़ा शानदार आयोजन हुआ। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में रहा ये। राइट। और इसमें महिला एकल यानी वुमेन सिंगल्स का खिताब अनाहत सिंह ने अपने नाम किया और पुरुष एकल में अभय सिंह ने जीत हासिल की। अब देखिए, स्क्वॉश देखने में भले ही लगता हो कि एक छोटे से बंद कमरे में खेला जा रहा है। हाँ, लोग सोचते हैं बस दीवार पे बॉल ही तो मारनी है। वही तो। लेकिन असल में ये एक ऐसा खेल है जहां आपकी हर एक मूवमेंट पूरी तरह से एक नापी तुली स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। आप कोर्ट पर अपनी जगह कैसे बनाते हैं वही तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। सही बात है। देखिए, स्क्वॉश की पूरी टेक्निक इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कोर्ट के सेंटर यानी बीच के हिस्से पर अपना कब्जा कैसे जमाते हैं। सेंटर पर कंट्रोल, राइट, बिल्कुल। जो खिलाड़ी सेंटर पर कंट्रोल कर लेता है ना, वो सामने वाले को दौड़ाता है और पूरे खेल को अपने हिसाब से चलाता है। अनाहत और अभय दोनों की जीत इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे भारतीय एथलीट अब सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस के भरोसे नहीं खेल रहे हैं। हाँ, उनकी सोच भी बदल रही है। एग्जैक्टली। वो इस टैक्टिकल कंट्रोल और मेंटल शार्पनेस में भी वर्ल्ड लेवल पर अपनी एक मजबूत छाप छोड़ रहे हैं। ये कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला जो पहलू है ना, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है। क्योंकि जब हम कंट्रोल और अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो ये सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है आजकल। नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के और भी हिस्सों में ये हो रहा है। हाँ, और आज देश के एक बिल्कुल अलग हिस्से में हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी एक नया कंट्रोल अपने हाथों में ले रही हैं। मैं नमो ड्रोन दीदी योजना के उस अपडेट की तरफ आ रही हूँ जहाँ गांव की महिलाओं को बाकायदा एग्रीकल्चरल ड्रोन्स उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम है एक्चुअली। सही में। और इसके साथ ही शी मार्ट नाम के एक नए डिजिटल और फिजिकल मार्केट प्लेटफॉर्म की भी घोषणा हुई है। इसका काम है ग्रामीण महिला एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्ट्स को सीधे बाजार तक पहुंचाना। लेकिन क्या? देखिए, यहाँ मुझे थोड़ा सा संदेह है और मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ। सुनने में तो ये ड्रोन दीदी बहुत ही आकर्षक लगता है, जैसे फ्यूचर की बात हो रही हो, पर जमीनी हकीकत में क्या ये सच में इतना आसान है? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है कि किसी को बस एक हाईटेक गैजेट थमा देने से क्या रातों रात कोई क्रांति आ जाती है? इन ड्रोन्स की मेंटेनेंस, इनकी बैटरी चार्जिंग या फिर महंगी खाद का बिल्कुल सटीक छिड़काव करना, ये सब भारी टेक्निकल चैलेंजेस भी तो होंगे ना? क्या हम सच में रूरल इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे रहे हैं या ये सिर्फ कागजों पर अच्छा लगने वाला एक आइडिया है? देखिए, आपका ये संदेह बहुत स्वाभाविक है और सच कहूं तो ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हमें इसके इकोनॉमिक्स और इसके काम करने के तरीके को थोड़ा समझना होगा। अच्छा, तो इसका मैकेनिज्म क्या है असल में? होता क्या है कि ट्रेडिशनल खेती में खाद या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव या तो हाथों से होता है या फिर भारी मशीनों से। हाँ, जो कि काफी नॉर्मल बात है गांव में। राइट, लेकिन इसमें बहुत सारा केमिकल बर्बाद होता है, मिट्टी खराब होती है और सबसे बड़ी बात, ये किसानों की सेहत को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ड्रोन्स के आने से क्या हो रहा है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी सटीक खेती संभव हो पा रही है।
यानी सिर्फ वहीं स्प्रे करना जहां जरूरत है। बिल्कुल। ड्रोन अपने कैमरास और सेंसर्स की मदद से खेत को पहले स्कैन करता है और सिर्फ उसी जगह पर स्प्रे करता है जहां असल में बीमारी है या कमी है। इससे किसान की लागत में भारी कमी आती है। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ हवा में ड्रोन उड़ाने का शौक नहीं है, ये सीधा सीधा पैसे और केमिकल बचाने का एक विज्ञान है। लेकिन फिर वही बात आती है ना, मेंटेनेंस का क्या? अगर ड्रोन खराब हो गया तो महिलाएं क्या करेंगी? और यहीं पर इस योजना की असली ताकत छुपी है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को सिर्फ ड्रोन उड़ाना नहीं सिखाया जा रहा है। तो और क्या सिखाया जा रहा है? उन्हें एक ड्रोन मैकेनिक और सर्विस प्रोवाइडर की भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। वो सिर्फ अपने खेत में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी, बल्कि आसपास के दूसरे किसानों को अपनी ये सर्विसेज किराए पर भी दे सकेंगी। अरे वाह! हाँ, तो ये उनके लिए एक नया बिजनेस मॉडल बन गया है। मतलब प्रोडक्शन के सिरे पर वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सशक्त हो रही हैं। तो फिर इस पूरी कड़ी में शी मार्ट कहाँ फिट बैठता है? शी मैट इस पूरी आर्थिक कड़ी का दूसरा और मैं कहूँगा सबसे जरूरी हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, जब आप लागत कम कर लेते हैं और पैदावार बढ़ा लेते हैं, तो किसान के सामने अगली समस्या क्या आती है? अपने सामान को बेचने की, है ना? हाँ, वही बिचौलिया या मिडलमैन आकर मुनाफे का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। एग्जैक्टली। शी मार्ट को एक ऐसे सप्लाई चेन नेटवर्क की तरह डिजाइन किया गया है जो इन महिलाओं को सीधे बड़े बाजारों और शहरी ग्राहकों से जोड़ता है। तो सोचिए, जब आप प्रोडक्शन के तरीके पर टेक्निक से कंट्रोल कर लेते हैं और सेल्स के लेवल पर शी मार्ट के जरिए कंट्रोल कर लेते हैं, तो एक पूरा मजबूत आर्थिक चक्र यानी इकोनॉमिक साइकिल पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही। और यही वो असली रिमोट कंट्रोल है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। ये हुई ना बात, प्रोडक्शन से लेकर सीधा बाजार तक का रास्ता। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे वो ड्रोन से उगाई गई फसल हो या शी मार्ट का कोई बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, उसे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक चीज तो सबसे अहम है। सड़क और रेलवे, राइट? हाँ बिल्कुल। अगर मालगाड़ी ही अपने टाइम से नहीं पहुंच रही है या सड़कों पर भयंकर जाम लगा है, तो कोई भी सप्लाई चेन या शी मार्ट क्या ही कर लेगा। सही पकड़ा आपने। और यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो किसी भी देश की इकोनॉमी की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी होता है। आप चाहे हवा में जितने भी महल बना लें, रास्ता तो जमीन से ही होकर गुजरेगा। और शायद इसीलिए हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। जैसे बिहार के भागलपुर में एक बड़े बाईपास निर्माण को हरी झंडी मिली है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरी तरफ गुजरात में एक कोसंबा रेल ओवर रेल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। वैसे जो लोग भागलपुर या ऐसे किसी भी पुराने व्यापारिक शहर के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होगा कि वहाँ भारी ट्रक्स के जाम की समस्या कितनी आम बात है। बिल्कुल, रोज का काम है वहाँ। पर मेरा सवाल ये है कि एक बाईपास बन जाने से पूरी व्यवस्था में क्या वाकई इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, किसी भी शहर के बीच से जब हजारों ट्रक्स हर दिन गुजरते हैं, तो ना सिर्फ उस शहर का ट्रैफिक बिल्कुल रेंगने लगता है, बल्कि उन ट्रक्स का महंगा फ्यूल और सबसे जरूरी चीज, उनका टाइम बर्बाद होता है। हाँ, टाइम तो पैसे के बराबर ही है ऐसी चीजों में। एग्जैक्टली। बाईपास क्या करता है कि उस पूरे फ्रेट ट्रैफिक को शहर के बाहर ही बाहर निकाल देता है। इससे शहर के लोगों को पोल्यूशन और जाम से राहत मिलती है और माल ढुलाई की रफ्तार भी बढ़ती है। लेकिन भागलपुर से भी ज्यादा टेक्निकली दिलचस्प प्रोजेक्ट है गुजरात का, वो कुसंबा रेल ओवर रेल फ्लाईओवर। हाँ, ये नाम थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है मुझे। रेल ओवर रेल, मतलब क्या एक ट्रेन की लाइन की ठीक ऊपर से दूसरी ट्रेन की लाइन? इसका आखिर असल में मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इंजीनियरिंग की भाषा में इस कॉन्सेप्ट को ग्रेड सेपरेशन कहते हैं। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए दो बहुत बिजी रेलवे लाइंस एक दूसरे को जमीन पर एक क्रॉसिंग पर काटती हैं। ओके, ठीक है। जब एक ट्रैक से ट्रेन आती है, तो जो दूसरी ट्रेन क्रॉस करने वाली है, उसे नेचुरली लाल सिग्नल पे रुकना पड़ता है। हाँ, वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। राइट। अब मालगाड़ियों के केस में सोचें तो उनका वजन इतना ज्यादा होता है कि एक बार पूरी तरह से रुकने और वापस अपनी रफ्तार पकड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी, फ्यूल और वक्त बर्बाद होता है। कुसंबा प्रोजेक्ट में क्या होगा? कि एक लाइन को पुल बनाकर दूसरी लाइन के ऊपर से निकाल दिया जाएगा। ओह, तो मतलब जमीन पर कोई क्रॉसिंग बचे भी ही नहीं? बिल्कुल नहीं। दोनों ट्रेनें एक साथ अपने अपनी रफ्तार से गुजर सकती हैं बिना एक दूसरे को रोके। अरे वाह, इसका तो सीधा असर टाइम पे पड़ेगा। हाँ, माल धुलाई का बहुत समय बचेगा। और ये समझना जरूरी है कि जब किसी भी प्रोडक्ट को फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचने में कम टाइम और कम फ्यूल लगता है, तो आखिरकार बाजार में उस प्रोडक्ट की कीमत को कम रखने में मदद मिलती है।
यानी अगर मैं बाजार से कोई सामान खरीद रही हूँ तो कोसंबा में फ्लाईओवर बनने का सीधा असर मेरे सामान के बिल पर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। यही तो सप्लाई चेन का जादू है। और देखिए, सिर्फ सड़क और रेल में ही नहीं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है ये तो खेलों में भी दिख रहा है। अगर आपको याद हो, ओडिशा के भुवनेश्वर में जो मशहूर कलिंगा स्टेडियम है, वहां पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 शुरू हुई है। हाँ, और ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजर है। सही में, भारत जैसे देश में जहां मॉनसून इतना लंबा चलता है और गर्मियां इतनी तेज होती हैं, वहां खेलों का मौसम पर डिपेंड रहना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस इंडोर स्टेडियम ने तो उस अनसर्टेनिटी को ही खत्म कर दिया है। बिल्कुल, चाहे बाहर तेज बारिश हो रही हो या लू चल रही हो, अंदर खेल अपनी पूरी रफ्तार से बिना रुके चलता रहेगा। रफ्तार तो हम बढ़ा रहे हैं हर चीज में, लेकिन और ये मैं थोड़ा सीरियसली पूछ रही हूँ, रफ्तार के साथ हमेशा एक डर भी तो जुड़ा होता है ना? सेफ्टी का डर? हाँ, सुरक्षा का डर। रफ्तार जितनी तेज होगी, हादसे का खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। और यहाँ पर हमारी अगली बहुत ही अहम खबर आती है। हाल ही में दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर के प्रयागराज कानपुर सेक्शन पर, जो करीब 190 किलोमीटर लंबा है, वहाँ कवच सुरक्षा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। हाँ, कवच, ये आजकल बहुत चर्चा में है। खबरों में इसे अक्सर रेलवे की एक अदृश्य ढाल यानी इनविजिबल शील्ड कहा जाता है, लेकिन सच में ये ढाल काम कैसे करती है? कोई जादू तो है नहीं। मुझे थोड़ा डिटेल में समझना है कि ये कवच असल में करता क्या है। जादू बिल्कुल नहीं है, ये प्योर साइंस और कम्युनिकेशन टेक का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, कवच असल में हमारे यहाँ ही भारत में डेवलप किया गया एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी सिस्टम है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है? हाँ, इसे ऐसे समझें कि पटरियां पर हर थोड़ी दूरी पर स्पेशल RFID टैग्स यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स लगे होते हैं। इसके अलावा हर ट्रेन के इंजन में, स्टेशंस पर और सिग्नल्स पर भी सेंसर्स और रेडियो कम्युनिकेशन के डिवाइसेस लगे होते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ट्रेनें, पटरियां और सिग्नल, ये सब आपस में एक रेडियो नेटवर्क के जरिए लगातार बात कर रहे हैं? एकदम सही। ये पूरा सिस्टम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के जरिए एक दूसरे से हर सेकंड कनेक्ट रहता है। अब मान लीजिए किसी वजह से लोको पायलट को लाल सिग्नल नहीं दिखा और ट्रेन आगे बढ़ गई, या फिर शायद भारी कोहरे के कारण कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। हाँ, वैसा कुछ भी, और उसी पटरी पर सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो, तो कवच सिस्टम तुरंत इस खतरे को डिटेक्ट कर लेता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या? ये सिस्टम लोको पायलट के ब्रेक लगाने का इंतजार नहीं करता। अगर पायलट टाइम पर एक्शन नहीं लेता है ना, तो कवच खुद ब खुद ट्रेन के ब्रेक्स लगा देता है और दोनों ट्रेनों को टकराने से पहले ही एक सेफ डिस्टेंस पर रोक देता है। ओह वाओ! तो ये ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म करने की एक कोशिश है। एक ऐसा स्मार्ट नेटवर्क जो सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं है, बल्कि खुद सोच सकता है और फैसले ले सकता है। बिल्कुल। टेक्निक का ये असर वाकई बहुत गहरा है। लेकिन पता है, टेक्निक का यह असर सिर्फ मशीनों और पटरियों तक ही सीमित नहीं है। मार्च 2026 के करंट अफेयर्स में एक खबर हेल्थ सेक्टर से भी है, जो मुझे पर्सनली बहुत हैरान करती है। आप उस टीबी वाले ट्रायल की बात करें ना? हाँ, वही। विश्व टीबी ट्यूबरकुलोसिस दिवस के मौके पर भारत ने दुनिया का पहला ऐसा ग्लोबल क्लिनिकल स्टडी शुरू किया है जो आयुर्वेदा को आधुनिक चिकित्सा यानी मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ता है। ये सच में एक बहुत बड़ा मेडिकल माइलस्टोन है। लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ मुझे एक बहुत ही बेसिक और शायद थोड़ा कड़वा सवाल पूछना है। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। टीबी कोई नॉर्मल बुखार तो है नहीं, ये एक बहुत ही गंभीर और जिद्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके लिए मॉडर्न साइंस ने काफी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स बनाए हैं। तो क्या सिर्फ आयुर्वेदा की जड़ी बूटियों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेना इस खतरनाक बैक्टीरिया को मारने के लिए काफी है? इन दोनों को इस तरह एक साथ मिलाने का यहाँ असल मकसद क्या है? ये सवाल बहुत ही अहम है और आपको बताऊं, इस क्लिनिकल ट्रायल का बेस ही यही सवाल है। देखिए, इसका मकसद मॉडर्न एंटीबायोटिक्स को हटाना या उनकी जगह लेना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मेन एम है इलाज की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट और टॉलरेबल बनाना, जिसे मरीज आसानी से सह सके। टीबी का इलाज काफी लंबा चलता है, कम से कम 6 महीने या उससे भी ज्यादा। हाँ, 6 महीने तक दवाई खाना कोई आसान काम नहीं है। और इतने लंबे वक्त तक जब कोई इतनी भारी एंटीबायोटिक्स खाता है, तो उसके लिवर, किडनी और पाचन तंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बहुत बार तो मरीज इन साइड इफेक्ट से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो बीच में ही दवाई छोड़ देते हैं। ओह,
और दवाई बीच में छोड़ने से बैक्टीरिया उन दवाओं का आदी हो जाता है, जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं, राइट? जो कि आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। Exactly. तो अब इस ट्रायल का मैकेनिज्म ये है कि दोनों मेडिकल सिस्टम्स वही काम करेंगे जिसमें वो सबसे बेस्ट है। मॉडर्न एंटीबायोटिक्स अपना काम करेंगे, यानी बैक्टीरिया को मारेंगे। और आयुर्वेदा? आयुर्वेदा की जो स्पेशल मेडिसिन्स इसके साथ दी जाएंगी, उनका काम होगा मरीज के ऑर्गन्स को उन हेवी दवाओं के जहरीले असर या टॉक्सिसिटी से बचाना, उनकी भूख और वजन को मेंटेन रखना और बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसे तेज करना। अच्छा, तो एक तरफ से हमला और दूसरी तरफ से बॉडी का बचाव। सही कहा। अगर ये ग्लोबल ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो ये पूरी दुनिया को दिखाएगा कि कैसे दो बिल्कुल अलग प्रणालियां एक दूसरे की कमियों को दूर करके एक बिल्कुल सटीक इलाज दे सकती हैं। अलग अलग प्रणालियों को एक साथ लाकर एक तालमेल या सामंजस्य बनाने की जो ये बात है ना, मुझे लगता है ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर में नहीं हो रही। कुछ ऐसा ही कदम हमें कानून और प्रशासन के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। हाँ, गुजरात वाले अपडेट की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ताज़ा अपडेट ये है कि गुजरात विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश किया गया है। अब देखिए, इससे पहले कि हम इस कानूनी प्रस्ताव की थोड़ी और गहराई में जाएं, मैं अपने सुनने वालों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी इस चर्चा का मकसद किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पार्टी का समर्थन या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। हम बस यहाँ एक कानूनी अपडेट को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ सिर्फ इस न्यूज़ को एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इस बिल को स्ट्रिक्टली एक कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था के नज़रिए से देखें तो ये क्या है? देखिए, अगर हम सिंपली बात करें तो ये राज्य के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, उनमें एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म लॉ लागू करने का एक वैधानिक प्रस्ताव है। जबकि अभी की व्यवस्था में क्या होता है? अभी की व्यवस्था में ये सभी मामले अलग-अलग धार्मिक समुदायों के अपने-अपने पर्सनल और ट्रेडिशनल कानूनों के तहत आते हैं। तो अगर मैं इसको आज के हमारे इस पूरी चर्चा के मेन थीम से जोड़ूं, यानी वही ऑप्टिमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कानूनी प्रोसेसेस के स्टैंडर्डाइजेशन की दिशा में उठाया गया एक कदम है? हाँ, डेफिनेटली। इसे इस तरह से देखा जा सकता है जैसे हमने रेलवे में सेफ्टी के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम यानी कवच की बात की, या फिर टीबी के इलाज के लिए आयुर्वेदा और एलोपैथी को मिलाकर एक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल बनाने की बात की। सही बात है। उसी तरह से एक समान कानूनी ढांचा लागू करना प्रशासनिक उलझनों को कम करने और लीगल प्रोसेस को सभी के लिए क्लियर और सिस्टमैटिक बनाने का एक प्रयास होता है। मकसद यही होता है कि सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आए। तो देखिए, एक तरफ हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आसमान में हमारी गांव की महिलाएं मॉडर्न ड्रोन्स उड़ा रही हैं, पटरियों पर डिजिटल कवच हादसे रोक रहा है, साइंस में प्राचीन और आधुनिक का संगम हो रहा है और कानून के नए स्टैंडर्डाइज्ड रूप सामने आ रहे हैं। देश सच में बहुत तेजी से बदल रहा है। ये सब बहुत ही आधुनिक और तेज रफ्तार वाला है, लेकिन क्या कोई भी देश सिर्फ फ्यूचर की तरफ दौड़कर ही मजबूत बन सकता है? मेरे पास जो आज की आखिरी खबर है ना, वो हमें इस तेज दौड़ के बीच थोड़ा रुकने और ठहरने पर मजबूर करती है। अच्छा, ऐसी कौन सी खबर है? 24 मार्च 2026 को असम राइफल्स ने अपना 191वां स्थापना दिवस मनाया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 191 साल। बाप रे, 1835 में स्थापना हुई थी इनकी। वही तो मैं सोच रही थी। 1835 में शायद टेलीग्राफ भी भारत में आम नहीं था और बिजली तो बहुत ही दूर की बात थी। इतने तेज बदलावों के इस नए दौर में ऐसी लगभग 2 सदी पुरानी संस्थाओं के अस्तित्व का आज के टाइम में क्या महत्व रह गया है? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व है स्थिरता में, यानी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, वो कैसे? जब कोई भी देश बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजरता है ना, नई नई टेक्निक्स अपनाता है, तो उसे एक एंकर यानी एक मजबूत लंगर की जरूरत होती है। अच्छा। असम राइफल्स जैसी जो संस्थाएं हैं, जिनका इतिहास और जिनकी परंपराएं पीढ़ियों पुरानी है, वो उसी लंगर का काम करती हैं। ये संस्थाएं हमें याद दिलाती हैं कि आपके ड्रोन्स चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, आपकी ट्रेनें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना दौड़े, लेकिन अनुशासन, देश सेवा और ड्यूटी जैसे जो बुनियादी वैल्यूज हैं, वो कभी नहीं बदलते। बिल्कुल सही।
उनकी अहमियत हमेशा उतनी ही रहती है। यानी अगर हमें आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो हमारी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी होनी चाहिए। जो देश अपने 1835 के इतिहास को पूरे गर्व के साथ सहेज कर रख सकता है, वही देश 2026 और आने वाले फ्यूचर के चैलेंजेस का कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर सकता है। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट समरी दी आपने। तो आज के इंडिया करंट अफेयर्स डाइजेस्ट से जो तस्वीर हमारे सामने आई है, वो सच में सिर्फ बिखरी हुई खबरें नहीं है। हमने देखा कि कैसे मुंबई के स्क्वाश कोर्ट में खिलाड़ी गेम पर अपना कंट्रोल ले रहे हैं और कैसे नमो ड्रोन दीदी और शी मार्ट के जरिए गांव की महिलाएं मार्केट पर कंट्रोल बना रही हैं। और उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। भागलपुर का बाईपास और कोसांबा का रेल ओवर रेल फ्लाईओवर कैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं, जबकि कवच उसी स्पीड को एक इनविजिबल सुरक्षा दे रहा है। राइट। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए एंशिएंट आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन का एक साथ आना कितना जरूरी है, और कानून में एकरूपता लाने के प्रशासनिक प्रयासों पर भी हमने बात की। ये सब एक ऐसे देश की कहानी है जो तेजी से बदल तो रहा है, पर अपनी जड़ों से भी पूरी मजबूती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और हमारी इस चर्चा को खत्म करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं, एक ऐसी बात छोड़कर जाएं जो लोगों को थोड़ा सोचने पर मजबूर करे। हाँ, आज के लिए क्या सवाल है आपके पास? देखिए, आज हमने देखा कि कैसे टीबी के इलाज के लिए आयुर्वेद की इतनी पुरानी समझ को आज की मॉडर्न साइंस की कसौटी पर परीखा जा रहा है। तो बस इस पर थोड़ा गहराई से विचार करें कि क्या ऐसा संभव है कि हमारे पुराने ग्रंथों या पारंपरिक जीवन शैलियों में आज के दूसरे बड़े ग्लोबल क्राइसिस का भी हल छुपा हो? जैसे कि क्लाइमेट चेंज? बिल्कुल, हाँ, क्लाइमेट चेंज की भयानक समस्या, या फिर आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ से पैदा होने वाला मेंटल स्ट्रेस। क्या ऐसा हो सकता है कि इन बड़ी समस्याओं के जवाब हमेशा से हमारे पास ही रहे हों, जिन्हें बस एक नए साइंटिफिक नजरिए से समझने की देरी है? ये सवाल वाकई बहुत गहरा है। क्या हमारी सबसे पुरानी परंपराएं हमारे आज के सबसे नए और मुश्किल संकटों का हल बन सकती हैं? इस विचार को अपने जहन में जरूर घूमने दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन के इस भारी शोर के बीच हमारे साथ रुक कर इन अहम कड़ियों को जोड़ने और इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। उम्मीद है कि अगली बार जब आप कोई अखबार या न्यूज़ पोर्टल पढ़ेंगे तो इन खबरों के पीछे की जुड़ती हुई तारें भी आपको एकदम साफ दिखाई देंगी। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और उनके पीछे की असल कहानी के साथ। तब तक अपने आसपास हो रहे बदलावों को एक नए नजरिए से देखते रहिए।